नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी 2024 के चुनाव की। अब वोटों की गिनती का दिन भी नजदीक आता जा रहा है। धड़कनें बढ़ रही हैं सभी की, राजनीतिक दलों की, नेताओं की, उम्मीदवारों की और आपकी भी, जनता जनार्दन की भी। अब की बार कौन होगा बहुमत के पार, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 428 सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो चुका है। 5 चरण का चुनाव पूरा हो गया है। अब 115 सीटें बाकी हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। और जब भी हम नतीजों का विश्लेषण करते हैं या संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं उस पर विमर्श करते हैं, तो पहला फैक्टर नतीजे आने से पहले जिस पर हम निगाह गाड़ते हैं वो होता है वोटर टर्नआउट। कितनी तादाद में आप, जनता जनार्दन, बाहर निकले और अपने मत का इजहार किया, बटन दबाया। तो जो ये 5 चरण का मतदान हुआ है, ये मध्यम मतदान ही कह सकते हैं। 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ। पहले चरण में लगभग 3.5% की गिरावट आई और यह 11 दिन बाद आखिरी आंकड़ा दिया था चुनाव आयोग ने। यह भी अपने आप में अप्रत्याशित था। दूसरे चरण में लगभग 3.25% की गिरावट आई। तीसरे चरण में तो यह गिरावट 10% का आंकड़ा भी पार कर गई। चौथे चरण में 1.5% की गिरावट और जो 5वां चरण अभी कल मुकम्मल हुआ उसमें भी 1.25% की गिरावट। तो यानी कि कोई लहर नहीं है, कोई सेंट्रल थीम नहीं है। सुस्त है मतदाता और चुप भी है, मौन भी है। तो उसके मन की था लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी। अब यहां पर एक और बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है। अगर हम 1984 से चुनावी नतीजों का विश्लेषण करें, 1984 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो चुनाव एक सहानुभूति का चुनाव था। इंदिरा गांधी का तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। शी वॉज असैसिनेटेड। देश भर में एक सहानुभूति की लहर चली और 415 सीटें, 414 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई थी। और उसके 30 साल बाद 2014 में कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर सरकार बनाने में कामयाब हुई जब बीजेपी ने 282 सीटें जीती। और 2019 में 35 साल बाद, 1984 के 35 साल बाद कोई पार्टी अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार किया। 303 सीटें आई बीजेपी की। और स्ट्राइक रेट उस वक्त कितना था? 69%। यानी कि 100 सीटें जहां लड़ी उनमें से 69 बीजेपी ने जीत ली। अब ये आंकड़े आपके संज्ञान में मैं क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि इस बार जो ये चुनाव था ये शुरू ही हुआ 400 पार के नारे के साथ कि बड़ा आसान है इस देश में ये आंकड़ा पा लेना। जवाहरलाल नेहरू भी 400 पार नहीं कर पाए थे। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे देश के। और यही देश की एक विविधता है और खूबसूरती है। अलग अलग इलाके अलग अलग हिसाब से वोट करते दिखाई देते हैं। 2019 में राष्ट्रवाद का बड़ा पुट था तो 303 का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल कर लिया, लेकिन इस बार 400 पार। और उसी कड़ी को बीच में प्रधानमंत्री तो 400 पार का नारा कम लगा रहे थे, लेकिन अब फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार करेंगे और कांग्रेस 40 भी पार नहीं कर पाएगी। तो अमित शाह मुख्य रणनीतिकार हैं, चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के। उन्होंने ताजा ताजा ताल ठोकी है। 5 चरण के बाद उन्होंने कहा हम 310 सीटें तो जीत चुके हैं। अब इसका विश्लेषण करना थोड़ा जरूरी हो जाता है।
5 चरणों में अब तक बीजेपी 339 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, बाकी जगह घटक है। तो 339 में से अमित शाह कह रहे हैं कि हम 310 जीत रहे हैं। यह 91.4% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट हो जाता है। 100 में से 91 सीट जीत रहे हैं। आप में से बहुत लोग कहेंगे क्यों, आपको क्या परेशानी, क्यों नहीं जीत सकती बीजेपी? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन 339 सीटों में, और चौथे चरण तब तक 299 सीट जहां बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए थे वहां मतदान हुआ था, तब अमित शाह ने कहा था 272 हम पार कर चुके हैं। वो भी 91% का स्ट्राइक रेट होता है। 91 पर वो सारे आकलन ही और ताल भी 91% के इर्द गिर्द ठोकी जा रही है क्या? पर मैं बात कर रहा था दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं, तो वहां भी 91% का स्ट्राइक रेट बीजेपी हासिल करने वाली है क्या? यहां आपको बता दूं कि इन 132 में से 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज तक बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है। और जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है, यानी कि दक्षिण भारत में वो कितना जीत पाती है, वो 1/4 यानी कि 25% से ज्यादा गया नहीं है। तो 310 और 310 की बिना पर 400 का आंकड़ा, अब ये कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी हो सकता है। अभी 115 सीटें चुनाव में जानी बाकी हैं, उन पर नतीजे आने अभी बाकी हैं। और इनमें दिलचस्प बात क्या है, बिहार में 16 बची हुई हैं, हरियाणा की 10 की 10, हिमाचल की 4 की 4, झारखंड की 7 यानी कि आधी सीटें, उड़ीसा की 12, इसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, 21 में से, पंजाब की 13 की 13, उत्तर प्रदेश की 27, पश्चिम बंगाल की 17 और दिल्ली की 7 की 7 सीटें अभी इन पर मतदान होना बाकी है। उधर कुंभकर्णीय निद्रा से भी जागा है और थोड़ा मायूस, थोड़ा निराश इंडिया गठबंधन। अब उसमें भी क्या जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, या थोड़ा सा उत्साह और जोश से लबरेज सा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं 300 पार हम जीतेंगे। जयराम रमेश कल उन्होंने ट्वीट किया था कि हम बहुमत का आंकड़ा तो पार कर चुके 5वें चरण के बाद ही, और एनडीए वो जो भी कहता रहे, इंडिया 350 का आंकड़ा पार करने वाला है। ममता बनर्जी कह रही हैं हम 315 सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लिख के ले लो, बीजेपी 230 से ज्यादा सीटें नहीं जीतने वाली है। तो तू डाल डाल में पात पात का खेल हो रहा है। अब 350 इंडिया कह रहा है, 400 एनडीए कह रहा है। अब इसमें हकीकत कितनी और कितना फसाना, आज इसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। और इस बीच 2-3 चीजें बड़ी अहम हुई, बड़ी दिलचस्प इस चुनाव में और पिछले 1-2 दिनों में। प्रधानमंत्री मोदी विरासत की बात करते भी दिखाई दिए हैं कि मेरी अपनी कोई विरासत नहीं है, मेरी विरासत भी आप हैं और मेरे वारिस भी आप हैं, इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। वो बीच में अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिया था कि भाई 17 सितंबर 2025 तक ही प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, उनकी गारंटी पर कितना भरोसा करें, वो तो उसके बाद अमित शाह बन जाएंगे और योगी को तो मुख्यमंत्री ही हटा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश ही उनकी विरासत है, उनकी अपनी कोई विरासत नहीं है और वारिस भी आप ही लोग हैं। उधर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं और 48 की 48 सीटें अब ईवीएम में कैद हो गई है उनकी किस्मत। वहां एक दिलचस्प चीज देखने को मिली, महाराष्ट्र में मतदान कम हुआ है, लेकिन मुंबई में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, 52.4% मतदान हुआ। आप कहेंगे बस
इतने में भी रिकॉर्ड टूट गया। जी हां, इतने में भी रिकॉर्ड टूट गया है। तो यह बढ़ता मतदान उधर क्या संकेत दे रहा है? और सही मायने में इंडिया और एनडीए की अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वो महाराष्ट्र है। इसको एक स्विंग स्टेट भी कहते हैं। बिहार, जैसा मैंने आपको जानकारी दी, 16 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है। 40% अभी सीटें बची हुई हैं। वहां जातीय हिंसा ने सिर भी उठाया है। सारण, छपरा के नाम से भी जानते हैं। वहां एक शख्स की मौत हो गई, 2 जख्मी भी हुए हैं। और यादव बनाम राजपूत, अब इसको एक जामा पहनाने की, ओढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। और 12 सीटें बची हुई हैं उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी 8 सीटें जीती थी, अपनी टैली बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। संकेत भी वैसे मिल रहे थे, लेकिन वहां पर अति उत्साह में संबित पात्रा, जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पुरी से अब उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी थे, हार गए थे। उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। अब इस पर बवाल मच गया है। माफी भी मांगी, स्लिप ऑफ द टंग की जबान फिसल गई। 3 दिन का उपवास रखने की बात भी कर रहे हैं संबित पात्रा की, प्रायश्चित कर रहा हूं। लेकिन क्या बीजेपी का बना बनाया खेल वहां बिगड़ भी सकता है? चर्चा में इन बातों पर भी मैं विमर्श करूंगा। लेकिन चुनाव किस ओर जा रहा है 5वें चरण के बाद, ये केंद्रीय बिंदु है। इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जीत का दावा ताबड़तोड़, क्या है 5 फेज का निचोड़? और घटती बढ़ती वोटिंग, 4 जून का कौन किंग? और चर्चा में मेरे साथ देश के सबसे बड़े पत्रकार और चुनावी विश्लेषक मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह, और यह बात मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन दोहराने की जरूरत है, ये लुटियंस दिल्ली, वो उस शब्द को भी काफी बदनामी मिली थी। ये लुटियंस में कम रहते हैं, गांव देहात में ज्यादा रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, किसी परिचय के मोहताज नहीं। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, यूट्यूब पर आपका अखबार नाम का अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार प्रदीप सिंह और प्रभु चावला में दरअसल कॉन्टेस्ट है इस बात को लेकर, पर सीधी बात करते हैं। आज सीधा सवाल आप ही से शुरू कर रहा हूं प्रभु। ये 350 और 400, ये ताल ऐसे ठोकी जा रही है कि ये पार फॉर द कॉर्स, वो गोल्फ में कहते हैं ना कि ये सामान्य सी बात है। 84 के बाद एक बार हुआ है 300 का आंकड़ा पार, वो भी 2019 में 45 साल बाद। और वो राष्ट्रवाद का पुट था, 1984 में सहानुभूति की लहर थी। इस मौन, खामोश, मध्यम, सुस्त चुनाव में जब ये ताल ठोकी जाती है, आप कैसे आंकते हैं? भी ताल ठोकना तो हर राजनेता का काम होता है इसमें, क्योंकि आप हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा शोर मचाएंगे, शोर मचाए, ढोल की बात होती है ना कई बार, ढोल भी तो शोर ज़्यादा मचाता है ना कई बार। तो इस तरह से ताल बजाने से ये होता है कि मनोबल बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे चर्चा हम कर रहे हैं पिछले 15 दिन से, 20 दिन से, कई बार लगता है कि टक्कर में आ गया इंडिया गठबंधन जो है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ढोल ज़्यादा बजाना पड़ रहा है, क्योंकि वर्कर का मनोबल बना के रखना है। कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ वोट कम पड़ा है, वहाँ वोट पड़ा है, तो कहीं पर उनको लगता है कि वर्कर हमारा परेशान ना हो, इसके लिए हमारे को बढ़ चढ़ के दोबारा से बात करनी चाहिए। अब जैसे इतने आंकड़े दिए, उनका विश्लेषण भी किया कि 300 सीटें 10 सीटें तो अमित शाह जी क्लेम कर चुके हैं। हाँ, तो 339 में से उनका आंकड़ा है, 370 भी 91% बनता है। हाँ, तो इसलिए 91 हर फेज के बाद वो 91 बना देते हैं ना। आपका जो कैलकुलेशन लगा मेरे को, 91% तो शायद किसी डेमोक्रेसी में तभी हो सकता है जब एक तरफा इलेक्शन हो, जो हम लोगों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा। परंतु मेजोरिटी उनकी आ सकती है, इसके ऊपर कई लोग सहमत होंगे, मेजोरिटी वाले भी सहमत होते हैं, क्योंकि एकदम 300 उनका असर, जैसे आपने साउथ का आंकलन किया, मैं साउथ के अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, इस बार भी काफ़ी घूमा हूँ, तो मेरे को वो 370 वाली तो हवा दिखाई कहीं भी नहीं देखती। परंतु ताल बजाने में क्या जाता है, वर्क इलेक्शन में अंदर कितना वर्कर का मनोबल कौन बढ़ा सकता है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है जब आपका टफ फाइट हो रही है। नहीं, वो इस तुम बार दाल राहुल दाल गांधी में या पात बाकी पात के नेता भी खेल जो में भी ताल इंडिया बजा के का कह रहे हैं कि आना, हमारे प्रभु इंडिया भी अब उसमें एंट्री कर चुका है, वो भी 350 के करीब बात करने लगे। 4 चरण तक तो वो जुबान खोलने को तैयार नहीं थे कि कितना आंकड़ा वो पाएंगे। तो ये भी वही, वो भी ढोल पीट रहे हैं कि भाई तुम कर रहे हो तो लाओ हम भी आ जाते हैं मैदान में। संदीप, मैंने यही बात शुरू की ना, जब जैसे जैसे इंडिया वालों ने अपना मनोबल दिखाना शुरू किया, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी नीचे तक उनने उनसे बढ़ा करके बात करनी चाहिए। अब तो यही कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा आंकड़े कर। कल को मैं कहीं किसी की ज़बान फिसल गई तो इंडिया वाले भी कह सकते हैं हम 542 में से 550 जीतेंगे, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहने में क्या जाता है? पर 5 फेज के बाद स्थिति कहाँ पाते हैं आप? इस चुनाव को कहाँ खड़ा पाते हैं? 5 फेज के बाद 428 सीटों पर हो गया मतदान। 5 फेज के बाद मेरे को लगता है पहले 2-3 फेजेस के अंदर लग रहा था कि बीजेपी काफ़ी आगे है, मेरे को भी लग रहा था, मैंने भी जो चर्चा की लोगों से। अब 5वें फेज के बाद ये लगता है कि दोनों की बराबर की टक्कर है, परंतु एडवांटेज अभी भी बीजेपी के पास है। वो स्लाइट एडवांटेज है या बड़ी बढ़त पड़े हुए हैं? एडवांटेज स्लाइट है कि जबरदस्त बढ़त है? क्योंकि मोदी जो है, मैं संदीप वही कह रहा हूँ, जो जीत अगर बीजेपी की होगी, बीजेपी की पॉपुलैरिटी के ऊपर प्लस मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी है, बीजेपी की पॉपुलैरिटी के अंदर मेरे को लगता है कि मेजोरिटी नहीं आनी चाहिए रही। परंतु उसके बाद क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी परसेंटेज कितनी बढ़ी है या कम हुई है, उसके ऊपर सीटों की इंक्रीज डिपेंड करेगी कि मोदी जी जो है उनका टीना फैक्टर जो है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी अगर इंटैक्ट है या बढ़ गई है तो 300 से पार आंकड़ा हो सकता है। अगर मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी कम हुई है तो लगता है परेशानी हो सकती है। 300 का आंकड़ा आप कहते हैं वो बीजेपी का आंकड़ा है या एनडीए का आंकड़ा है? प्रभु 300 पार हो सकती है, ये एनडीए या एनडीए का मान, मैं एनडीए का मान के, उसका मतलब ये होता है कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं, अभी उस पर सवालिया निशान है आपकी निगाह में? भाई ना मैं कह रहा हूँ एनडीए के अंदर कौन जीतेगा, सवाल ये कि नीतीश कुमार कितनी सीटें जीत जाएंगे। इसका मतलब 270 पर सीटें आ सकती हैं, बीजेपी की मेजोरिटी भी आ सकती है। हाँ। एनडीए के जो अलाइज हैं उनमें दम ही नहीं है, शिवसेना में और नीतीश कुमार 2 ही तो हैं, बाकी कौन है? हाँ। तो उनको आप कहाँ से एनडीए इतनी बड़ी बना के चल रहे हैं? 25 पार्टियां, उसमें 25 क्या मतलब 13 तो इंडिपेंडेंट हैं उसके अंदर लोग, 1 एमपी की पार्टियां सब। तो पहले तो 5वें फेज का आकलन ही ले लें। आज थोड़ा सा हम जो सवालों का पहिया है वो तेज तेज घुमाएंगे। प्रदीप जी, 5 फेज ताबड़तोड़, जीत का दावा ताबड़तोड़ हो रहा है, निचोड़ क्या है आपकी निगाह में अभी 5 चरणों का? संदीप जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक वाक्य बोला कि पोलिंग परसेंटेज, वोटिंग जो है गिर रही है, इसका मतलब कोई लहर। एक छोटा सा आपको आंकड़ा देना चाहूंगा। नवंबर दिसंबर 2022 गुजरात में विधानसभा का चुनाव, 10% पोलिंग परसेंटेज जो था, वो वोटिंग शेयर जो है गिर गया। बीजेपी की बम्पर जीत। हाँ, 156 सीटें आई, 156 सीटें जो कभी नहीं मिली। हाँ, कभी नहीं मिली। तो पोलिंग परसेंटेज कम या ज्यादा होने के बाद के आधार पर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये लहर है या नहीं है। लहर हमेशा हाइंडसाइट में दिखती है, नतीजा आने के बाद जो है ज्यादातर मामलों में पता चलता है कि लहर थी। और जो उससे पहले जो है एक अंदाजा ये होता है कि फ्रंट रनर कौन है, आगे कौन। ये मोटा अंदाजा जो भी चुनाव को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है। मेरा मानना है कि बीजेपी फ्रंट रनर है और काफी आगे। बीजेपी मतलब एनडीए 400 का दावा कर रहा है, तो 353 सीटें इस लोकसभा में उसकी हैं, 47 सीटें ही कम हैं। तो वो कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा है जो बिल्कुल असंभव लगता हो, संभावना के दायरे में लगता है, लेकिन आने जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, अमित शाह जो कह रहे हैं 339 में से वो कह रहे हैं 310 तो हमने पार कर ली, 310 का आंकड़ा छू लिया। इसमें 132 सीटें दक्षिण की भी हैं, 91% स्ट्राइक रेट की ताल ठोक रहे हैं अमित शाह। नहीं, देखिए, अब इस समय तो किसी भी पार्टी के नेता के दावे पर जो है हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ। हर पार्टी अपनी पार्टी को सबसे आगे और सबसे ज्यादा दिखाना चाहेगी। अगर कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि जितनी हम लड़े उससे ज्यादा जीत रहे हैं, तो आप गनीमत समझिए। तो इसलिए जो है
उन दावों को अलग कर दें। मेरा मानना है, फिर मैं पिछली बार भी कहा था कि 2019 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से जिन्होंने 2019 में वोट दिया था वो 2024 में उनको वोट ना। मतलब कुछ बदला नहीं है मुद्दों को लेकर या पेशबंदी को लेकर। संजय, मुझे मालूम है आपको फ्लाइट भी पकड़नी है और थोड़ा आपको इंतजार मैंने करवाया, पर इंतजार इसलिए भी करवाया, दर्शक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि संजय का आकलन क्या है। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि देखिए 2019 के मुकाबले मुझे दिखता नहीं है कि भाई क्या बदलाव हुआ, तो समीकरण या सीटों का आकलन क्यों बदलेगा या बदल रहा है। नहीं, प्रदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया, लेकिन उससे ये नहीं पता चला कि वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने उनको वोट दिया था वो क्यों नहीं वोट देंगे। मुझे लगता है उसकी वजह है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया था कई राज्यों में, देखिए राज्यों के अंदर में उथल पुथल हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया था उनमें से कुछ ऐसे वोटर होंगे जो इस बार वोट नहीं देंगे। और उन राज्यों की अगर मैं चर्चा करूं, उसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात भी हो सकता है, यूपी भी है। ऐसे तमाम राज्य हैं हिंदी पट्टी में और पश्चिम के भारत के पश्चिमी इलाके में जहां पर जिन लोगों ने वोट दिया उतना वोट बीजेपी को नहीं मिलने की और उम्मीद। इसमें एक लेकिन चीज कुछ मैं ऐसे और यहां पर थोड़ा सा दर्शकों के सामने रख दूं, आप उसका विश्लेषण करेंगे ही। जिन राज्यों का नाम लिया, भाई बिहार में 40 में से 39, या राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, महाराष्ट्र में 48 में से 42, एक जो निर्दलीय भी आ गए थे, तो लगभग मैक्स कर रहे थे। 91% भी नहीं, 95% या 100 आउट ऑफ 100 वो स्ट्राइक रेट भी था। हाँ, बिल्कुल। आप सीटों का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो जिन राज्यों का आपने जिक्र किया वोट भी बहुत ऊपर था। अगर आप राजस्थान की बात करें, 25 में से 23 सीटें ऐसी थी, 25 सीटें जीती थी उन्होंने, 23 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा था। तो वोट भी बहुत ज्यादा था, सीटें भी ज्यादा जीती थी। इन राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी नीचे जा रही है, बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरेगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं और वो खासकर दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं जहां पर बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैं अगर नाम लूं राज्यों का, बंगाल है, उड़ीसा है, इसका जिक्र हो रहा था अभी, इसके बाद तेलंगाना है। आंध्रा में बीजेपी की अपनी तो कोई पैठ नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से टीडीपी के साथ अलायंस किया है, जिसके कारण बीजेपी को 2-3 सीटों का गेन हो सकता है। बीजेपी 6 सीटें लड़ रही है आंध्रा में, लेकिन जो कहते हैं कि टीडीपी की पॉपुलैरिटी के सहारे बीजेपी 2-3 सीटें जीत सकती है। नहीं, दक्षिण की बात कर रहे हैं तो दक्षिण में कर्नाटक, जहां बीजेपी 25 सीटें जीतने में 28 में से कामयाब हुई थी, वहां ये प्रज्वल रेवन्ना और जो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते दिखे, वो क्या नुकसान भी करेंगे? तो जितना फायदा से तेलंगाना या आंध्रा में उठाती है बीजेपी, वो बराबर हो जाएगा क्या? अब बराबर होगा नहीं, एक एक सीटों का अगर गुणा गणित करेंगे तब समझ में आएगा कि बराबर हो रहा है नहीं। लेकिन मोटी बात मुझे लगती है, पहले कर्नाटक की बात करूं, देखिए कर्नाटक में भी बीजेपी के नीचे आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। 25 सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी और 25 इस बार लड़ रहे हैं। और उनके सहयोगियों के पास एक सीट थी, तो 28 में से 26, जिसमें 25 अपनी बीजेपी की। तो पूरी संभावना है कि बीजेपी को वहां नुकसान होगा। अब कितनी सीटों का होगा, क्या वो 5-7 होंगी, उससे ज्यादा होंगी या उससे कम, लेकिन नुकसान तो निश्चित है कर्नाटक में बीजेपी को हो रहा है। अब पूरी अगर गुणा गणित करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद तकरीबन कोई 30-35 सीटें लूज कर रही हैं और 35 से 40 सीटें लूज कर सकती हैं, और गेन उनको लगभग कोई 20-22 सीट का है। तो सब मिला जुला के मुझे लग रहा है इस वक्त जो चुनाव जहां खड़ा है, और इस वक्त का मतलब मैं छठे और सातवें चरण को भी एक आकलन में ले रहा हूं, भले वोटिंग नहीं हुई है वहां पर, कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी को तकरीबन 20 से 25 सीटों का नुकसान होता हुआ 2019 मतलब 280 के करीब बीजेपी का अपना आंकड़ा आएगा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा एक ऐसा इलाका दिख रहा था कि बीजेपी अपनी टैली को बढ़ा सकती है, पर ऐसे में भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त कह देना, वो जो भी उपवास रखते रहें, प्रायश्चित करते रहें, क्या बना बनाया खेल भी बिगड़ता दिखता है? निश्चित रूप से इस बयान के पहले जितनी मजबूत पकड़ बीजेपी की थी, पकड़ तो मजबूत ढीली हुई होगी,
क्योंकि इस तरह के बयान, और उसके बाद जब संबित पात्रा स्वयं कह रहे हैं कि मैं 3 दिनों का उपवास रख रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है उन्हें इस बयान की जो नुकसान की आशंका हो गई है, और इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि मैं 3 दिन का उपवास रख रहा हूं। तो बना बनाया खेल कुछ ना कुछ तो बिगड़ा है। जितना जो एक दौर में जहां वोट हो गए वहां तो भले ही नुकसान ना हो, लेकिन आपने जिक्र किया भी शायद 12 सीटों पर वोट होने बाकी हाँ, है, 12 पर तो कुछ ना बाकी हैं कुछ तो अभी। नुकसान, 12 पर बाकी है, तो कुछ ना कुछ तो जो कहते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देना, ऐसा कुछ काम तो संबित पात्रा कर चुके हैं। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और गेम चेंजिंग जो स्टेट है वो तो उत्तर प्रदेश है। वो हमें बताने की जरूरत नहीं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और आपने पिछले कार्यक्रम में ये कहा था संजय कि अब राम नहीं संविधान बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश दरअसल जब ताल ठोकी गई 370 की, तो एक अंदाजा तब ये भी था कि 62 कहां, बीजेपी 75 भी पार ना कर जाए। इस बार एक ऐसा माहौल भी बनता दिखा था। उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है 5 चरणों के बाद? अभी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 27 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। दो चीजें कहूंगा संदीप, इनमें से मैं भी एक था जो मुझे लगता था कि यूपी में तो बिल्कुल आंधी आएगी और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, और मेरा अपना अनुमान होता था कि 75 सीटें तो बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन हालात बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने कहा कि आ, मंदिर नहीं संविधान बड़ा मुद्दा है। मंदिर तो बड़ा मुद्दा नहीं है, संविधान बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा बहुत हुई। ये मुद्दा एक कई मुद्दों के बीच में ये भी एक बड़ा मुद्दा उभर के आया है। आप देखिए जब जब, और मुझे लगता था, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से चुनाव जिस तरह से बदला है, जब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र करती थी कि संविधान बचाने का चुनाव है, तो मुझे बहुत हंसी आती थी और मुझे लगता था कि जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं है, क्या संविधान बचाने का चुनाव। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बात को एक तरह से जनता के बीच में लेके गए, उन्होंने कहा बीजेपी बार बार कह रही है हमें 400 सीटें चाहिए और उसका नतीजा ये होगा कि ये संविधान बदलेगी, तो लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी और उसको उन्होंने जाति से संबंध कर दिया। संविधान बदलने का मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो इतना बड़ा काम किया हुआ है, वो उसका नुकसान होगा। इस आधार पर इस बात की पैठ बनने लगी यूपी के अलग अलग हिस्सों में, और वो देखते हुए मुझे लगा चुनाव ये भी एक कारण है जिसके कारण अलग अलग पर लोकसभा 20% क्षेत्रों में से चुनाव ज्यादा बदलता हुआ वोट दिखाई पड़ा। प्रतिशत में अंतर था। और मतलब 62 सीटें जीती, 42 ऐसी थी सीटें जो बीजेपी 1 लाख से ज्यादा के अंतर पर जीती। 62 सीटों पर एवरेज अंतर लगभग 1.25 लाख का था। एक होता है कि मुकाबला रोचक हो गया, टक्कर होने लगी, और एक होता है कि उसमें हार में भी तब्दील हो जाए। इन दो बातों में फर्क है इसीलिए संजय। संदीप, हाँ इसीलिए संदीप मुझे लगता है, देखिए अगर आप यूपी की बात करें अलग अलग लोगों से तो गजब आकलन है। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी 35 पे निपट जाएगी बीजेपी, अच्छा, और 50 से नीचे रहेगी, अलग अलग आकलन है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की सीटें बढ़ने की गुंजाइश तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है स्टेटस को है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। आप यही समझ लीजिए 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, और मतलब वो भी एक तरह से 55 नुकसान होगा। 55-60 के बीच भी हो सकती है और नहीं, 65 मुझे के करीब भी हाँ, आ सकती है। मुझे इस वक्त लगता है कि बीजेपी, बिल्कुल आपने जो आकलन किया, ये 58 से 64-65 के बीच में बीजेपी मुझे इस वक्त दिखाई पड़ती है वहां पे। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ 4 सीटें नीचे हो सकती है, 4 सीटें ऊपर हो सकती है। कोई बड़ा उलटफेर नहीं है, लेकिन बड़ा उलटफेर इस हिसाब से है कि अगर बीजेपी को 303 या 300 पार करना था तो बीजेपी को सीटें बढ़ानी होती यूपी में, वो बढ़ता हुआ तो बिल्कुल दिखाई नहीं वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दिखाई नहीं। फ्लाइट भी पकड़नी है। शीतल, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन निचोड़ क्या है? ये जीत का दावा ताबड़तोड़, निचोड़ क्या निकल रहा है अभी 5 फेजेस का? देखिए, निचोड़ एक तो अभी स्वीकार कर लिया हमारे मित्र ने, संजय जी ने। इनके साथ पिछले 2 महीनों से हम लोग सत्येंद्री पर और अन्य जगहों पर ये बातें कहते रहे हैं। अब मैं इसके लिए अपनी पीठ ठोकने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं, मुझे हम पता नहीं क्यों स्टूडेंट ये बात हैं, जो राजनीति के जैसे हवा जी बदलती है वैसे विश्लेषण करेंगे। आई थिंक जी जी इतनी परिपक्वता हम सब में है। जी, तो ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ, चूंकि मैं यहाँ हूँ, यहाँ के गाँव में और सब जगह मैं लगातार संपर्क में हूँ, रही रहा हूँ यहाँ, और निकलता भी हूँ घर से बहुत, और लोगों से बातचीत बहुत होती है। ये चीज मुझे दिख रही थी थोड़ा सा पहले से
और ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक से नहीं व्यक्त कर पाया होऊंगा, ऐसा हो सकता है। अब जो स्थिति है उसमें मैं देख रहा हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तीनों में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो इसने इंडिया ने जो इशू लिया है, यानी वही जिन्होंने स्वीकार किया है संविधान का मुद्दा, ये बहुत बड़ा बन के आया है। मतलब एक ये बहुत बड़ा संविधान ही नहीं, संविधान से ये बात जाति पर आती है, आरक्षण पर आती है, और कहीं ना कहीं फिर रोजगार से जुड़ जाती है कड़ी। तीनों ये एक दूसरे ऐसा से- नहीं है कि ये एक सिर्फ दूसरे से- संविधान की बात है। वो एक दूसरे से नत्थी हैं तीनों, और इसकी वजह से भारी उलटफेर आप इन तीनों राज्यों में देखेंगे। भारी मतलब यह है कि राजस्थान में मान लीजिए 7-8 सीटें बीजेपी हारती है तो वो भारी ही है, क्योंकि वहां 2 बार 25-25 जीती थी। मान लीजिए हरियाणा में 6-7 सीटें या 8 सीटें हार जाते हैं, जो संभावनाएं बन गई हैं। हरियाणा के बारे में भी मैंने 1 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, इसको स्वीकार करा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले मैं भी ये समझता था कि 72 से 75 तक बीजेपी जाएगी, चुनाव शुरू होने के काफी पहले। लेकिन बाद में फील्ड में जाने के बाद दूसरी सूचनाएं आना शुरू हुई। अब हालत यह है कि दलित आबादी, जो जाटव आबादी, उसमें और यादव जो हमारे सामाजिक समूह है, इसमें बड़ा बैर रहा है उत्तर प्रदेश में। ये स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था कि नहीं, पर ये दलित 2019 में भी, मैं 2 सवाल जोड़कर एक सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहूंगा। 2019 में भी ये चर्चा गर्म हुई थी, तीसरे चरण तक, अरे बीजेपी दिक्कत में है। बाद में नतीजे कुछ और आए। और इसमें बिहार को भी जोड़ दूं शीतल, तो बिहार से जो खबरें आ रही हैं, भाई यहां तो ताल ठोकी जा रही है, उत्तर प्रदेश में बराबर की टक्कर हो गई, कांटे की टक्कर हो गई, अलग अलग बड़े फैंटास्टिक प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं। पर बिहार को लेकर एक नॉर्मल कंसेंसस ये बन रहा है कि भाई दहाई का आंकड़ा छू ले, अगर वहां पर इंडिया गठबंधन 10-12 सीट ले आए तो बहुत अच्छी लड़ाई होगी। तो वो कोई बराबर की टक्कर तो है नहीं, नहीं, और दोनों जुड़े हुए राज्य हैं। आश्चर्यजनक रूप से बिहार के बारे में जो आप कह रहे हैं, मेरी भी धारणा वही है। जबकि बिहार से लोगों को ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन नीतीश कुमार के पलटने का सचमुच में नीचे मतदाता के संवर्ग में असर हुआ है। और वहां वो शिफ्ट होता जो उत्तर प्रदेश में दलित आबादी जो शिफ्ट कर रही है, जो मायावती का ऐसा कोर वोटर रहा है कि जिसके बारे में हमारी बिल्कुल पक्की धारणा होती थी बिना गए कि ये वोट तो हाथी पे लग जाएगा, अगर हाथी का उम्मीदवार है तो हाथी पे देगा या नहीं देगा। लेकिन उसमें जो शिफ्ट हुआ है वो बहुत रिमार्केबल है, वो बहुत फर्क लाएगा उत्तर प्रदेश के नतीजों में। देखिए, मत प्रतिशत के बारे में तो मैं बिल्कुल एडमेंट हूं कि बीजेपी का मत प्रतिशत कम से कम 5 उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है 7-8% तक गिरे उत्तर प्रदेश में। और आप समझ सकते हैं इसके परिणाम क्या होंगे। इसके ये तो आप परिणाम जब क्या अकाउंटिंग होंगे। होगी तो पर देखेंगे। यहां पर प्रदीप जी जो कह रहे हैं वो बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बदला क्या है 2019 से अब तक की स्क्रिप्ट में। ऐसा क्या विकल्प के तौर पर कौन सा चेहरा दे दिया, या किस मुद्दे का एक नैरेटिव विपक्ष बनाने में कामयाब हुआ है, या एक थकान, एक ऊब भी है। देखिए, 10 साल कोई सरकार चले और हर जगह मैक्स का रखा हो तो छोटा मोटा नुकसान वो होना स्वाभाविक हो जाता है, पर छोटा छोटा जोड़कर अक्रॉस स्टेट्स होने लगे तो वो बड़ा आंकड़ा भी हो जाता है। नहीं, देखिए, ये कहना कि ऐसा 10 साल में क्या हुआ जिससे लोग वोट देने से गुरेज करें, मुझे लगता है कि ये सही है कि बहुत बड़ा सेक्शन अभी भी बीजेपी और मोदी जी के साथ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। बेरोजगारी का को अगर हम नज़रअंदाज करें तो शायद मुझे लगता है कि हम ये मतलब मैं तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता बेरोजगारी के मुद्दे को। जिस तरह नौजवानों को आप देखिए, उनके अंदर जो नाराजगी है, महंगाई को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और संविधान वाला मुद्दा संजय खुद इस बात को मान रहे हैं कि वो एक आशंका जो गई है और जिसको समय रहते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया। और इसमें किसानी भी कहीं जुड़ गई है, क्योंकि जो शीतल कह रहे थे उन्होंने खास जिक्र किया राजस्थान और हरियाणा का, और उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन की गूंज इन राज्यों में ज्यादा थी। देखिए, ये तो जो पूरा बेल्ट है हमारा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये तो किसान आंदोलन की ही बेल्ट है। और किसानी का मुद्दा तो पिछले मतलब 2020 का जब किसान आंदोलन हुआ था तब से लगातार इस क्षेत्र में गर्म है। उसमें किसान भी जुड़ गया, पहलवान भी जुड़ गया, महिला सम्मान भी जुड़ गया, बहुत सारे जाति समीकरण भी जुड़ गए। तो उसका मतलब जो है वो सारी चीजें, क्या होता है ना, एक एक चीज इकट्ठी होती जाती है और फिर वो एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। कोई चीज एकदम अचानक नहीं होती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी अगर जीत करके आए थे थंपिंग मेजोरिटी से, पहली बार किसी सरकार 30 साल बाद बहुमत मिला था, तो गुजरात में उनका जो पूरा
उपलब्धियां थी, जो कामकाज था 13-14 साल का, और धीरे धीरे वो जुड़ता गया और यूपीए सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी वो एक तरफ इकट्ठा होती गई, और वो तब जाकर के एक परिवर्तन का एक बड़ा नहीं, मुद्दा आपने बना। गुजरात का जिक्र किया, वो उदाहरण प्रदीप जी ने भी दिया कि 2022 में जब चुनाव हुए थे 10% वहां पर वोटिंग परसेंटेज गिरी, 156 सीटें ले गई 182 में से। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज, भाई अगर नाराजगी है, फर्ज कीजिए आप जो कह रहे हैं, शीतल कह रहे हैं, उसे मैं फेस वैल्यू पर लेता हूं कि नाराजगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आरक्षण, संविधान सब जुड़ गए, तो लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए था, पर वो तो नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, मैं ये बात सही है, मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि वोट परसेंटेज कम होने या ज़्यादा होने से कोई चुनाव परिणामों का आकलन हम नहीं कर सकते कि लहर है कि नहीं है, लहर के खिलाफ है। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। जहाँ तक ये है कि बढ़ चढ़ के वोट करने की बात, तो अब सवाल ये है कि जिन वर्गों में इसको लेकर नाराजगी है, क्या वो बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जिनमें इसका कोई असर नहीं है वो किस हद तक वोट कर रहे हैं। इसका अगर विश्लेषण किया जाए कि कौन कौन से वर्ग लोग ज़्यादा वोट, जो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अपने शहर का उदाहरण देता हूं, कानपुर का। अब बात हो रही थी तो कानपुर में 5 विधानसभाएं आती हैं, उसमें जिन विधानसभा क्षेत्रों में सवर्णों का वर्चस्व है 2, वहां वोट परसेंटेज कम हुआ, और जिनमें पिछड़ों और मुसलमानों का वर्चस्व है वहां वोटिंग ज्यादा हुई। अब ये डिटेलिंग तो 4 तारीख तो को वहीं वहां पर तो सुई अटकी हुई है। लेकिन एक आखिरी सवाल, प्रभु, प्रधानमंत्री का ये कहना, और ये बिहार में कह रहे हैं कि मेरी अपनी कोई विरासत नहीं है, मेरी विरासत भी आप हैं और मेरे वारिस भी आप हैं। ये एक संशय का सवाल बीजेपी की लीडरशिप की, हु आफ्टर मोदी। आज तक सवाल ये था कि मोदी के सामने कौन, यहां सवाल क्या यहां ये भी आ गया है कि मोदी के बाद कौन, और उस पर फिर से सफाई देनी पड़ रही है प्रधानमंत्री को। नहीं, ये तो सवाल उन्होंने, तो मोदी जी अपने हिसाब से नैरेटिव को डिसाइड करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि अब बिहार की, जैसे आपने बात की है कि वहाँ सीटें ज़्यादा नहीं हैं, कि 10 भी मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। बिहार की सूचना देखिए, एक तो तेजस्वी यादव सबके ऊपर भारी पड़ा हुआ है, सबके, उसके खिलाफ कौन है, प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर 12 बीजेपी के हैं, अपने नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश, इनके मुकाबले वो 12 सीटें या 10 सीटें लेकर के आ जाता है, ये बहुत बड़ी जीत तेजस्वी यादव की होगी। एक 31-33 साल का लड़का लेके आता है। पहले ये बात पड़े। दूसरी, जो परसेंटेज के मोदी जी ने कहा कि मेरी विरासत जो है वो अपने आप को जनता से जोड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी भी अपनी पार्टी से उठ करके डायरेक्ट संवाद करती थी अपने लोगों के साथ। वो पार्टी और इंदिरा गांधी सीधी जनता के साथ जुड़ जाती थी। मोदी जी में भी कला है, उससे बढ़िया तो कला ये है कि फिर वो से अपने आप को जनता से दूसरे जुड़ाव निकाल का लेते हैं। एक और रास्ता निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं। और हम, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, कहां खड़ा है चुनाव, वो खोजने की कोशिश करते रहे थे। खोज तो जारी रहेगी। असल काम दूध का दूध, पानी का पानी 4 जून को होगा। 5 चरण का चुनाव हो गया है, ताल ठोकी जा रही है। एनडीए 400 पार कह रहा है, तो अब इंडिया 350 पार कह रहा है। रामेश्वर दत्त हैं, दिल्ली वासी हैं, उनका कहना है बयानबाजी का वोटिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता, जनता काम देखती है। तो जनता खुश है या नाराज, पता लग जाएगा 4 जून को। आज इतना ही, नमस्कार।